अच्छा जी, आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अच्छा, उम्मीद है कि मेरी आवाज़ आ रही होगी सही। ज़बरदस्त, ठीक है। अच्छा, तो लास्ट क्लास तक हमने बहुत सारे जो कॉन्सेप्ट्स हैं, मिनी मिनी कॉन्सेप्ट्स हैं, वो हम डिस्कस कर लिए थे। और ऑडिटर का इस दुनिया में आने का मकसद हमने डिस्कस किया। उसके बाद ऑडिटर का ऑब्जेक्टिव हमने डिस्कस किया। हमने डिस्कस किया ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी, हमने डिस्कस किया मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी, हमने डिस्कस किया इनहेरेंट लिमिटेशंस ऑफ एन ऑडिट। हमने बहुत सारी चीज़ें डिस्कस की। आज हम जिस टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं या जिस टॉपिक का इंट्रो लेने जा रहे हैं उसका नाम है ऑडिट रिस्क। ऑडिटर को इस दुनिया में हायर इसलिए किया गया है ताकि वो अपनी ओपिनियन दे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऊपर कि क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैव बीन प्रिपेयर्ड इन अकॉर्डेंस विद IFRS। फ़र्ज़ करो कि ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट IFRS के हिसाब से नहीं बने, इसका मतलब कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मटीरियली मिसस्टेटेड हैं। क्या ये होगा कि ऑडिटर कहे कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट IFRS के हिसाब से बने? दिस इज अ नाइटमेयर। दिस इज नाइटमेयर कि ऑडिटर को अपॉइंट इसलिए किया गया है कि देखे क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट IFRS के हिसाब से नहीं बने। एक्चुअल में फाइनेंशियल स्टेटमेंट IFRS के हिसाब से नहीं बने, लेकिन रिस्क है कि ऑडिटर शैल एक्सप्रेस एन इनकरेक्ट ओपिनियन ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। He will say कि financial statements have been prepared in all material respect in accordance with applicable financial reporting framework या IFRS, जबकि असल में ऐसा नहीं है। ठीक है, अच्छा जी, तो ऑडिटर का ऑब्जेक्टिव क्या होता है हमेशा से? ये CA फाइनल वाले बच्चों को भी मैं कहता हूँ कि ऑब्जेक्टिव जो है ना हमेशा से अपना याद रखना। ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑडिटर इज टू कंडक्ट द ऑडिट of the financial statements in a manner that reduces audit risk to an appropriately low level। इसके अंदर दो चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है, दो चीज़ें। नंबर वन इज द ऑडिट रिस्क, जो इटसेल्फ डेफिनेशन है वो मैंने आपको बताई, टू अप्रोप्रिएटली लो लेवल। मतलब एक अगर बंदा कोई काम करने जा रहा है, सही है, कोई आप जैसे आप पेपर देने जा रहे हो, आपका ऑब्जेक्टिव क्या है कि यार CA क्वालिफाई कर जाऊँ मैं, लेकिन रिस्क है कि आप CA क्वालिफाई ना कर सको। इसमें बहुत सारे वजूहात आती हैं, स्टेप्स आते हैं। ठीक है, अब मैं कह रहा हूं कि यार आप अपने क्वालिफिकेशन का जो रिस्क है ना, नॉन क्वालिफिकेशन का रिस्क, उसको ख़त्म कर दो। आप कह रहे हो सर ख़त्म नहीं हो सकता, एक्सेप्टेबली लो लेवल तक रिड्यूस कर सकता हूं मैं। क्यों सर? ड्यू टू इनहेरेंट लिमिटेशंस। इनहेरेंट लिमिट, मैं अपनी 100% तैयारी करके जाऊं, 100% तैयारी करूं, कुछ ऊंच नीच हो जाए, कुछ इंसिडेंट हो जाए, उसकी वजह से मैं पेपर हो सकता है ना देने जा सकूं, तो रिस्क ऑफ फेलियर मेरा काफ़ी बढ़ जाता है। बल्कि रिस्क ऑफ फेलियर क्या, फेलियर ही आ जाता है। ठीक है, इंसान अपनी मर्जी से भले जितनी ही कोशिश कर ले, हो सकता है वो उस नतीजे तक कभी ना पहुंच सके जिसकी वो चाहत रखता हो, क्योंकि अल्लाह ने इंसान के हाथ में नियत और कोशिश दी है, कामयाबी उसका वादा है, वो कामयाबी देता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर आ जाती है इंसान की इनहेरेंट लिमिटेशन। इसी तरह ऑडिट की भी इनहेरेंट लिमिटेशंस होती हैं, जो हमने डिस्कस की लास्ट क्लास में, कि एस्टिमेशंस इन्वॉल्व होते हैं। ऑडिटर काम जो है वो सैम्पल बेसिस पे करता है, मटीरियलिटी के कॉन्सेप्ट इसके अंदर इन्वॉल्व होते हैं, और फिर मैनेजमेंट हो सकता है कि सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आपको ना दे सके, तो उसमें हमारी काफ़ी डिटेल में डिस्कशन जो है वो रही है। ठीक है जी, अच्छा, बात को आगे बढ़ाते हैं कि द रिस्क दैट ऑडिटर एक्सप्रेसेस एन इनअप्रोप्रिएट ओपिनियन व्हेन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर मटीरियली मिसस्टेटेड। तो दूसरी जो टर्म है ना इसके अंदर इंपॉर्टेंट, ये दूसरी टर्म है, और ये तीसरी टर्म है मटीरियली मिसस्टेटेड। ऑडिट रिस्क इज द फंक्शन ऑफ रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट एंड डिडक्शन। फंक्शन का मतलब वो नहीं है जो है ना वो तकरीबात होती हैं, सही है। फंक्शन का मतलब ये है मल्टीप्लाई। ठीक है, ऑडिट रिस्क बढ़ जाता है जब उसके अंदर इनहेरेंट रिस्क शामिल हो और कंट्रोल रिस्क शामिल हो। ठीक है, रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट क्या है? रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर मटेरियली मिसस्टेटेड प्रायर टू ऑडिट। शेयर होल्डर ने अपॉइंट किया ऑडिटर को कि भाई देखो क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मटीरियली मिसस्टेटेड हैं कि नहीं है, सही है, प्रायर टू ऑडिट। इसका मतलब ये जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं इसके अंदर रिस्क ऑफ मटीरियल मिसस्टेटमेंट शामिल है। वो रिस्क ऑफ मटीरियल मिसस्टेटमेंट क्या है कि सर ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हो सकता है कि IFRS के हिसाब से ना बने हो। ठीक है, रिस्क है कि ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट IFRS के हिसाब से ना बने हो प्रायर टू ऑडिट। मतलब अगर ऑडिटर इनका ऑडिट कर लेगा तो बोलेगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स IFRS के हिसाब से बने। ठीक है, रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट इज अ फंक्शन ऑफ इनहेरेंट रिस्क एंड कंट्रोल। अभी
समझाता हूँ चीज़ को, ठीक है, अभी समझाता हूँ। तो रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट इज अ फंक्शन ऑफ इनहेरेंट रिस्क एंड कंट्रोल रिस्क। व्हाट इज इनहेरेंट रिस्क? सबसे पहले आप समझ लेते हैं कि भाई इनहेरेंट रिस्क क्या है, ठीक है जी। उसके बाद ये पूरा फंक्शन आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा। Inherent risk is the susceptibility of an assertion about class of transaction, account balance or disclosure to a misstatement that could be material either individually or when aggregated with other misstatements before consideration of any related controls. This inherent risk shall always exist and can never be zero. अब inherent risk को ज़रा समझ लेते हैं। एक बैंक है, ठीक है, ये बैंक है। इस बैंक में बहुत सारा कैश पड़ा है, ठीक है, बहुत सारा कैश पड़ा है। मैं कहता हूं कि इस बैंक के अंदर कोई सिक्योरिटी नहीं है, कोई कंट्रोल्स नहीं है, तो कंट्रोल रिस्क क्या है? कंट्रोल रिस्क क्या है? सर ये चोरी हो जाएगा, रिस्क ऑफ एम्बेजलमेंट, ये चोरी हो जाएगा। कैश के अंदर सबसे ज्यादा इनहेरेंट रिस्क है चोरी होने का, क्लियर है? तो भाई अगर कोई कंट्रोल्स ना लगे हों, चोरी होने का खतरा, मैं कहता हूँ कि यार इसको ना बैंक को वॉल्ट रोड पे रखा था, इसको ना बाउंड्री वॉल में कर देते हैं जरा। तो अच्छा ठीक है, अब हो सकता है कोई चोर आए, दीवार फैलाएंगे और भैंस ले जाए, है ना, तो कोई कैश ले जाए, तो ये क्या हो गया भाई? इनहेरेंट रिस्क। अभी भी जा सकता है, क्यों? कंट्रोल्स सफिशिएंट नहीं है। अब मैंने क्या कर दिया भाई? चौकीदार बिठा दिया, गार्ड बिठा दिया, कैमरे लगा दिए बैंक के अंदर, ठीक है, जो कि कंटिन्यूस बेसिस पे मॉनिटरिंग कर रहे हैं। जो बैंक के अंदर अमला बैठा है, जो स्टाफ बैठा है, उसके पास एक सीक्रेट जो है ना वो बेल है। जैसी वो बेल बजती है तो सायरन बजने लगते हैं और ऑटोमेटिक पुलिस को कॉल चली जाती है। तो ये क्या है? ये सारे हैं कंट्रोल्स, ये सारे हैं कंट्रोल जो मैंने इसके ऊपर लगाए। अब ये कंट्रोल इस कैश को मिसट्रेट होने से बचाएंगे, वरना अगर इसके ऊपर कोई भी मैं कंट्रोल ना लगाऊं तो इसकी ससेप्टेबिलिटी है चोरी होने की। एक एनजीओ है, ठीक है, उसका काम क्या है कि डोनेशन कलेक्ट करती है कैश के अंदर, डोनेशन कैश में कलेक्ट करती है और ज़रूरतमंदों को देती है। फर्ज करो एक ही बंदा बैठा है जो डोनेशन कलेक्ट कर रहा है और ज़रूरतमंदों को भी दे रहा है। रिस्क क्या है इसके अंदर भी? सर रिस्क है एम्बेजलमेंट का, कैश चोरी हो सकता है, मिस अप्रोप्रिएट हो सकता है, ठीक है, कैश चोरी हो सकता है, मिस अप्रोप्रिएट हो सकता है। कंट्रोल क्या लगाऊंगा? सर मैं एक और बंदा बैठा दूंगा, जो एक बंदा कैश कलेक्ट करेगा और दूसरा बंदा जहां जरूरत होगी डोनेशन देगा। सर ये दोनों आपस में मिल गए तो क्या होगा? एक और कंट्रोल लगाऊंगा। तीसरा कंट्रोल क्या होगा भाई? कैश रिकॉर्डिंग का। एक बंदा सिर्फ कैश लेगा, दूसरा बंदा कैश लेगा, तीसरा बंदा रिकॉर्ड करेगा। सर फ्रॉड अभी भी हो सकता है। वो कैसे हो सकता है? तीनों कलूट कर लें आपस में, तीनों कलूट कर लें, तीनों मिल जाए, बोले कि यार कैश मिला है, कोई लाख रुपए आज का कैश आया है, मैं रिकॉर्ड करता हूँ 80,000 रुपये। बोला ठीक है, और मैं डोनेशन में भी आगे देता हूँ 80,000 रुपये, तीनों मिल गए 20,000 रुपये जेब में। ऐसा हो सकता है ना भाई? फिर इसके ऊपर एक और कंट्रोल लगा दिया। वो कंट्रोल क्या लगा दिया कि भाई अब कोई भी पैसा डायरेक्टली काउंटर पे आके जमा नहीं होगा, बैंक में आएगा डायरेक्ट। अगर किसी बंदे ने डोनेशन देना है तो बैंक में वायर ट्रांसफर करेगा, तो अब सारा का सारा पैसा ऑनलाइन जाता है। तो मैंने ये क्या किया? इनहेरेंट रिस्क को कम कर दिया। किस चीज़ का इनहेरेंट रिस्क? भाई चोरी होने का इनहेरेंट रिस्क, ठीक है। अच्छा अब देखो इनहेरेंट रिस्क किन किन सिचुएशन में एग्जिस्ट करता है, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ठीक है। आई कैप सवाल पूछ चुका है एग्जाम के अंदर। आई कैप अभी जो लेटेस्ट अटेम्प्ट गुजरी है आपकी, कौन सी? ऑटम 2025 की अभी जो गुजरी है, उसके अंदर आई कैप ये सवाल कर चुका है कि भाई अपने रिस्क को क्लासिफाई करो अप्रोप्रिएट कैटेगरीज के अंदर। तो उसके अंदर क्या था? उसके अंदर यही तो बताना था, नॉन रूटीन ट्रांजेक्शन। सर एक कंपनी का बिजनेस है कि वो बिल्डिंगें बनाती है, बिल्डिंगें बेचती है, गाड़ियां बनाती है, गाड़ियां बेचती है। अचानक से कंपनी ने अपनी सिस्टर कंसर्न कंपनीज को, अपनी रिलेटेड पार्टीज को लोन देना शुरू कर दिया। अब ये सर उसका नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस नहीं है, नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस नहीं है, तो इसके अंदर फ्रॉड के चांसेस ज़्यादा होते हैं। सही है, इसके अंदर रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस के अंदर फ्रॉड के चांसेस ज़्यादा होते हैं, क्योंकि वो नॉन रूटीन ट्रांजैक्शंस होती हैं कि भाई मेरा तो काम गाड़ियाँ बेचना था, गाड़ियाँ खरीदना था, बेचना था, अब मैंने अचानक से रिलेटेड पार्टीज़ को लोन देना शुरू कर दिया, मैंने रिलेटेड पार्टीज़ के साथ एग्रीमेंट करने शुरू कर दिए कॉमन रिसोर्सेज शेयरिंग के, ठीक है, जिसको शेयर सर्विस एग्रीमेंट भी कहते हैं। मैंने वो
जो है वो एग्रीमेंट करना शुरू कर दिए रिलेटेड पार्टीज से, चाहिए। अब उसकी प्राइसिंग का मसला आ जाएगा, प्राइसिंग का मसला आ जाएगा। मैंने एक अपनी प्रॉपर्टी बेचनी है, मेरे पास कंपनी में पैसों की सख्त ज़रूरत है, मैंने अपनी एक प्रॉपर्टी बेचनी है, मैंने बुक्स में जो मैं कैरी कर रहा हूँ वो प्रॉपर्टी वो कैरी कर रहा हूँ 130 मिलियन पे, बुक्स में जो कैरी कर रहा हूँ वो कैरी कर रहा हूँ मैं प्रॉपर्टी 130 मिलियन पे। मैंने उसकी वैल्यूएशन कराई 390 मिलियन की, मैंने उसकी वैल्यूएशन कराई 390 मिलियन की, रिलेटेड पार्टी को बेच दिया 420 मिलियन पे, रिलेटेड पार्टी को बेच दिया 420 मिलियन पे या 500 मिलियन पे। जो ऊपर पैसा आया वो क्या कहलाएगा भाई, वो इफेक्टिवली वो फाइनेंसिंग है जो सामने वाली कंपनी मुझे दे रही है, वो भी इंटरेस्ट फ्री। अगर यही अरेंजमेंट मैं मार्केट में जाके करता, अगर यही अरेंजमेंट सामने वाली पार्टी मुझे अगर उसको लोन देना, उसने अगर मुझे लोन देना होता तो उसको शेयर होल्डर की अप्रूवल चाहिए होती। सर यहाँ पर मैंने ट्रांजैक्शन को इस तरीके से मोल्ड कर दिया कि मैं एक बिल्डिंग बेच रहा हूँ और उसको डबल ट्रिपल दामों में सामने वाली रिलेटेड पार्टी को मैं बेच रहा हूँ, तो ये कहलाई फाइनेंसिंग एक्टिविटी। सर ये नॉन रूटीन ट्रांजैक्शन है, इसके अंदर रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट बहुत ज़्यादा है, इसके अंदर रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट बहुत ज़्यादा है। फिर आप बात कर लो कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर की। ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर इस तरीके का है कि अप्रूवल मैकेनिज्म के अंदर मसले आते हैं, चाहिए। स्ट्रक्चर इस तरीके का है, या आप कह लो कि भाई क्लोज फैमिली मेंबर्स हैं, चाहिए। लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया ना, स्मॉल साइज कंपनी, लार्ज साइज कंपनी। स्मॉल साइज कंपनी है, ठीक है। अब कम लोग हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स भी वो हैं, सीएफओ भी उन्हीं का है, सीईओ भी उन्हीं का है, छोटी सी कंपनी है, सही है, छोटी सी कंपनी है। अब उसके अंदर फ्रॉड का इनहेरेंट रिस्क बहुत ज़्यादा होगा, ठीक है। मैनेजमेंट ओवरराइड ऑफ कंट्रोल, मैनेजमेंट हमेशा से चाहेगी कि अपने रिजल्ट्स को बेटर प्रेजेंट करे, प्रॉफिट ओवरस्टेट करेगी, लायबिलिटीज अंडरस्टेट करेगी, एक्सपेंसेस अंडरस्टेट करेगी, रेवेन्यू ओवरस्टेट करेगी, एसेट्स ओवरस्टेट करेगी, ताकि बैंक बोरिंग में भी उसको आसानी रहे। फिर आ जाओ अजम्पशंस या जजमेंट बेस्ड अकाउंटिंग। सर एक केस चल रहा है मेरा, लीगल केस चल रहा है, IAS 37 के मुताबिक अब मुझे वो देखना है क्या मुझे उसको प्रोविजन बुक करना है या एज अ कंटिंजेंट लायबिलिटी या कंटिजेंसीज की मद में डिस्क्लोज करना है। अब क्या हो रहा है, अब मैं यहाँ पर अपनी जजमेंट यूज़ कर रहा हूँ, अब मैं यहाँ पर अपनी बाइसनेस यूज़ कर रहा हूँ कि भाई अगर मैं प्रोविजन बुक करा दूँ तो मेरी लायबिलिटीज़ बढ़ जाएंगी, मेरे नेट एसेट्स कम हो जाएंगे, मेरे साल के प्रॉफिट्स कम हो जाएंगे। डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ेगा मेरा EPS के ऊपर, EPS का इम्पैक्ट पड़ेगा शेयर प्राइस पे, शेयर प्राइस का इम्पैक्ट पड़ेगा शेयर होल्डर के सेंटीमेंट पे। इतना सब कुछ मैंने सोच लिया। अब मैं क्या करूँगा, अब मैं इस चीज़ पे कन्विंस करने की कोशिश करूँगा सबको, पूरी दुनिया को, ऑडिटर्स को भी, कि भाई इसका प्रोविजन तो बुक हो ही नहीं सकता। मैं डिबेट करूँगा कि इसका अमाउंट सर्टेन नहीं है, मैं डिबेट करूँगा इसकी टाइमिंग सर्टेन नहीं है। अब क्या होगा, अब सर इसको कंटिजेंसीज के अंदर डिस्क्लोज करना पड़ेगा। तो मैनेजमेंट हो सकता है कि इस तरीके से बाइस हो, सही है। तो जितने भी प्रोविजन आ रहे हैं, लिटिगेशन का प्रोविजन है, वारंटी के प्रोविजन है, जितने भी एस्टिमेट्स आ रहे हैं, जजमेंट जहाँ आ सकती है। सर इम्पेयरमेंट है PPE की, वैल्यू न्यूज़ कैलकुलेट करता हूँ, उसके अंदर बहुत सारी अजम्पशन शामिल होती हैं। FAR 2 में पढ़ा है ना भाई, FAR 2 के अंदर हमने पढ़ा है, बहुत सारी जजमेंट, बहुत सारी एस्टिमेशन शामिल होती हैं। अब सर हो सकता है कि मैं कैश फ्लोज को फ्यूचर के बढ़ा के दिखाऊं, हो सकता है मैं अपनी गोइंग कंसर्न असेसमेंट को डिस्टॉर्ट करके दिखाऊं कि कंपनी विल बी एबल टू कंटिन्यू फॉर अ फोरसीबल फ्यूचर। सर जहां जहां एस्टिमेट्स आ जाए, जहां जहां जजमेंट आ जाए, इंसान गलती का पुतला वहां बन मार सकता है, ठीक है, अपनी नफ्स के हाथों मजबूर हो सकता है। बिजनेस रिलेशंस, रियल पार्टी हमने डिस्कस किया अभी। ह्यूमन इंटरवेंशन, मैनेजमेंट ओवरराइड ऑफ कंट्रोल। मैनेजमेंट ओवरराइड ऑफ कंट्रोल क्या है कि भाई मैनेजमेंट इज इन अ पोजीशन टू परपेट्रेट फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, टू परपेट्रेट एरोनियस फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। मतलब प्रॉफिट को ओवरस्टेट करना, अंडरस्टेट करना मैनेजमेंट के लिए कोई बड़ी बात नहीं है। ओवरराइडिंग कंट्रोल्स, जितने भी कंट्रोल्स हैं, ऊपर से आएगा CEO, ऊपर से आएगा बोर्ड और बोलेगा मैं सारे कंट्रोल्स को कर रहा हूं ओवरराइड। यहां पर भाई कौन रिव्यू और कौन अप्रूवल, कौन सा सिक्योरिटी, कौन से प्रोसेस फ्लो, कौन से मैनुअल, कौन से SOPs। मैं आ रहा हूं और मैं एक एंट्री डाल रहा हूं, रिसीवेबल डेबिट, सेल्स क्रेडिट 500 मिलियन। सर बैठे बैठे 500 मिलियन से सेल्स बढ़ गई, ना उसकी इनवॉइस बनी, इनवॉइस है ही नहीं, ना कभी गुड्स डिस्पैच हुए, ना कभी GDN बना, ना कभी सेल्स ऑर्डर बना, ना कस्टमर से परचेज ऑर्डर आया, कुछ भी नहीं हुआ। सिर्फ एक JV पड़ी। JV क्या पड़ी, सेल्स क्रेडिट
रिसीवेबल डेबिट। ये क्या था भाई? मैनेजमेंट ओवरहेड ऑफ कंट्रोल। एक्सपेंसेस डेबिट, अदर इनकम क्रेडिट, एक्सपेंसेस को रिवर्स किया, अदर इनकम क्रेडिट कर दी, जेवी विदाउट सपोर्ट। ये क्या था? मैनेजमेंट ओवरहेड ऑफ कंट्रोल्स। इंटेग्रिटी ऑफ मैनेजमेंट। सर मैनेजमेंट की पास्ट प्रैक्टिस ऐसी रही है कि मैनेजमेंट कभी भी ऑडिटर की एडजस्टमेंट्स जो ऑडिटर प्रपोज करता है, जो ऑडिटर कंट्रोल्स रेकमेंड करता है, वो कभी भी नहीं मानती। मैनेजमेंट खुलेआम लॉज एंड रेगुलेशन की नॉन कंप्लाइंस कर रही है, लेकिन चूंकि उसकी पेनल्टी इतनी कोई सिग्निफिकेंट नहीं है, मैनेजमेंट कह रही है कि यार 500 की पेनल्टी है, 1000 की पेनल्टी है, 2000 की पेनल्टी, लाख की पेनल्टी, 2 लाख की पेनल्टी मेरे लिए मटीरियल है, मैं तो नॉन कंप्लाइंस करूँ। ये इंटेग्रिटी का मसला आ जाता है मैनेजमेंट में। कि भाई मैनेजमेंट का जो मूड है ना वो सही नहीं है। सही है, मैनेजमेंट दयानतदार नहीं है, मैनेजमेंट मसले कर सकती है। सही है, मैनेजमेंट दयानतदार नहीं है, मैनेजमेंट मसले कर सकती है। अब क्या हो गया भाई? हाँ, जब मैनेजमेंट एक चीज़ के अंदर मसले कर सकती है, 2 नंबरी कर सकती है, तो तुम्हारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर भी मसले कर सकती है। हो सकता है मैनेजमेंट जानबूझ के तुम्हें सारे के सारे डेटा प्रोवाइड ना करे। सर अगर पूरे ऑडिट प्रोसेस के अंदर कहीं भी मैनेजमेंट इंटेग्रिटी पे क्वेश्चन क्रिएट हो गया ना, तो इसका मतलब आपने जितने भी ऑडिट एविडेंस किए हैं, जितने भी ऑडिट प्रोसीजर लिए, सब पे सवालिया निशान साथ में खड़ा हो जाता है। ठीक है, हाईली रेगुलेटेड इंडस्ट्री, जब कोई इंडस्ट्री हाईली रेगुलेटेड होती है, लाइक बैंकिंग सेक्टर है, इंश्योरेंस सेक्टर है, म्यूचुअल फंड सेक्टर है, इन शॉर्ट फाइनेंशियल सेक्टर है, हाईली रेगुलेटेड है, तो जब किसी सेक्टर के ऊपर इतने सारे रेगुलेशंस एक साथ अप्लाई होते हैं, वहाँ पर इनहेरेंट रिस्क होता है कि वहाँ पर आपके रेगुलेशंस की नॉन कंप्लाइंस आ सकती है। सर जहाँ पर नॉन कंप्लाइंस हो गई तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? Therefore, there is a risk that no penalty or adequate penalty might have been recognized in the financial statements. कोई पेनल्टी रिकॉग्नाइज ना की हो या एडिक्वेटली रिकॉग्नाइज ना की हो। यहाँ तक बात समझ में आ रही है? आ रही है? गोइंग कंसर्न वैलिडिटी, अभी मैंने थोड़ी देर पहले गोइंग कंसर्न के बारे में चीज़ें डिस्कस की। ठीक है, पेंडिंग लिटिगेशंस एंड क्लेम, ये भी डिस्कस कर चुके हैं ऊपर। कॉम्प्लेक्स रेवेन्यू स्ट्रीम, कॉम्प्लेक्स रेवेन्यू स्ट्रीम। सर अब जैसे एसटीटी सॉल्यूशंस की रेवेन्यू स्ट्रीम्स के बारे में बात कर लो, क्या है भाई? सिंपल सा फीस लेते हैं और अगले 5-6 महीने आपको ट्यूशन फी प्रोवाइड करता है। तो क्या करेगा भाई? कैश डेबिट रेवेन्यू क्रेडिट करेगा? आप बोलोगे नहीं सर ऐसा तो नहीं होगा। जब आपने सर्विसेज ओवर द पीरियड देनी है तो इसका रेवेन्यू भी ओवर द पीरियड रिकॉग्नाइज होना चाहिए, एक्सपेंसेस ओवर द पीरियड रिकॉग्नाइज होने चाहिए। मैंने कहा यार बात तो बिल्कुल ठीक है आपकी, अब क्या करें? अब क्या करें? सर कैश डेबिट, अनअर्न्ड इनकम क्रेडिट, और ओवर द पीरियड अनअर्न्ड को रिवर्स करते जाना और रेवेन्यू के अंदर डालते जाना। यहाँ तक बात ठीक है। अब मैं आपको कहूँ यार जाओ नेशनल बैंक का जाके ऑडिट करो, आप बोलोगे सर नेशनल बैंक की कोई 1500 ब्रांचेस हैं, उसके लाखों कस्टमर्स हैं, नेटवर्क बिछा हुआ पूरा, पाकिस्तान के अंदर भी पाकिस्तान से बाहर भी। सर नेशनल बैंक की जो मेन इनकम है वो है इंटरेस्ट इनकम, जो वो इन्वेस्टमेंट की हुई है उस पर इंटरेस्ट इनकम है, जो डिपॉजिट्स हैं उस पर इंटरेस्ट एक्सपेंस है। सर ये स्ट्रीम जो है ना बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, हर कस्टमर का अपना अलग रेट है, एक्सचेंज रेट्स की भी इन्वॉल्व है इसके अंदर। ठीक है, फिर डेबिट क्रेडिट्स इन्वॉल्व हैं, लंबी कैलकुलेशन है, कॉम्प्लेक्स रेवेन्यू स्ट्रक्चर है। सर जहाँ पर जितना रेवेन्यू कॉम्प्लेक्स होगा उतने ही अच्छे मुझे कंट्रोल चाहिए होंगे ताकि मैं ओवरऑल रिस्क को कम कर सकूँ। अगर इस पे मैं ओवरऑल कंट्रोल ना लगाऊँ ना नेशनल बैंक के इंटरेस्ट इनकम पे, तो फिर रिस्क के रेवेन्यू क्या होगा? मटेरियली मिसलेटेड। अच्छा, एसेट ससेप्टेबल टू थेफ्ट, ये ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। अब बात करते हैं कंट्रोल रिस्क की। कंट्रोल रिस्क क्या है? व्हाट इज कंट्रोल रिस्क? देयर इज अ रिस्क दैट मटेरियल मिसस्टेटमेंट दैट कुड अकर इन एन असर्शन अबाउट अ क्लास ऑफ ट्रांजेक्शन, अकाउंट बैलेंस और डिस्क्लोजर, and that could be material either individually or when aggregated with other misstatements, will not be prevented or detected or corrected on a timely basis by entities internal controls. सर कंट्रोल लिस्ट क्या है? सर कंट्रोल लिस्ट ये है, कंट्रोल लिस्ट ये है कि मिसस्टेटमेंट हो जाएगी, किसी भी चीज़ में मिसस्टेटमेंट हो जाएगी ड्यू टू दीज फैक्टर्स, मिसस्टेटमेंट हो जाएगी। सर मिसस्टेटमेंट को रोकने का एक तरीका है, वो क्या है? इंटरनल कंट्रोल। सर आप एग्जाम में फेल हो जाएंगे, आप बच्चों क्या हो जाएंगे?
एग्जाम में फेल हो जाएंगे। रिस्क ऑफ फेलियर को अवॉइड करने के लिए, कम करने के लिए, रोकने के लिए क्या तरीकेकार मौजूद है भाई? आप तैयारी करोगे, रेगुलरली क्लासेस अटेंड करोगे, यही है, क्विज अटेंड करोगे, एक्टिवली पार्टिसिपेट करोगे, ये सारे इंटरनल कंट्रोल्स हैं जो आपने अपने ऊपर लगाए हैं। वरना अगर ये इंटरनल कंट्रोल्स आप नहीं लगाओगे तो क्या होगा? रिस्क ऑफ फेलियर आपका बढ़ जाएगा। इसी तरीके से कंपनी के कुछ ऑब्जेक्टिव हैं। कंपनी के ऑब्जेक्टिव क्या है? प्रॉफिटेबिलिटी, प्रॉफिटेबिलिटी चलती रहे। सर कंपनी के रिस्क है कि फाइनेंशियल्स बेहतर होते हैं, ठीक है। कंपनी का ऑब्जेक्टिव क्या है कि ऑपरेशंस में, कंपनी का ऑब्जेक्टिव है कि ऑपरेशंस में कभी कोई मसला ना आए, ठीक है। ये तीनों चीजें चलती रहें। लेकिन अगर यहां पर कोई मसला आया, फर्ज करो कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी पे कोई बात आई, कंपनी के फाइनेंशियल्स पे कोई बात आई, कैश फ्लो में बात आई, कंपनी के ऑपरेशंस पे बात आई, इसका मतलब कंपनी का ओवरऑल ऑब्जेक्टिव मीट होने का, ना मीट होने का खतरा है। अब सर जब कंपनी के ओवरऑल ऑब्जेक्टिव मीट ना होने का खतरा है, तब कंपनी को इनके ऊपर कोई कंट्रोल्स इंप्लीमेंट करने चाहिए, कोई इंटरनल कंट्रोल्स इंप्लीमेंट करने चाहिए, ताकि कंपनी अपने इन ऑब्जेक्टिव्स को अच्छी तरीके से मीट कर सके, ठीक है। कंट्रोल रिस्क, अब डेफिनेशन पढ़ो। Control risk is the risk that material misstatement that could occur in an assertion about a class of transaction, account balance or disclosure, and that could be material either individually or when aggregate. सर misstatement कोई कैश एंड बैंक में भी हो सकती है, पीपी में भी हो सकती है, इन्वेंट्री में भी हो सकती है। सर मटीरियल इंडिविजुअली का क्या मतलब है? सर मटीरियलिटी लेवल है आपका 100 रुपये, कैश एंड बैंक में मिसस्टेटमेंट है 120 मिलियन की, सर ये अमाउंट बनता है मटेरियल इंडिविजुअली, क्रॉस कर गया। अच्छा सर कैश में मिसस्टेटमेंट है 20 की, मेरे लिए मटेरियल है इमटेरियल है? गुड, इमटेरियल है, ठीक है। 20 को अगर मैं कंपेयर करूं 100 से तो बैलेंस इमटेरियल है। सर पीपी के अंदर मिसस्टेटमेंट कितनी? 40 मिलियन की, सर कुल मिला के कितनी हो गई एग्रीगेट में? 60। मटेरियल है इमटेरियल है? सर इमटेरियल है। सर अब आ जाओ, सर अब इसके अंदर मिसस्टेटमेंट है कितनी? 60 मिलियन की। तो सर ये 60 मिलियन और ये 60 मिलियन कितना बना? 120 मिलियन। 120 मिलियन इज ग्रेटर देन 100 मिलियन। तो सर अब ये जो 120 मिलियन की मिसस्टेटमेंट है, ये ग्रेटर हो गई किससे? 100 मिलियन से। मिसस्टेटमेंट इन एग्रीगेट इज मटीरियल। देखिए इसका मतलब ये है कि एग्रीगेट में मिसस्टेटमेंट मटीरियल है। फिर से पढ़ते हैं। The risk that material misstatement that could occur in an assertion about class of transaction, account balance or disclosure, and that could be material either individually or when aggregated with other misstatements, will not be prevented, detected or corrected on a timely basis by the entity's internal control. Prevented का मतलब भाई 3 तरीके के कंट्रोल्स होते हैं। कंट्रोल रिस्क आपके हैं, प्रॉफिटेबिलिटी, फाइनेंशियल्स में मसला, ऑपरेशन में मसला। 3 तरीके का कंट्रोल्स हैं जो मैनेजमेंट लगाती है। नंबर 1 इज प्रिवेंटिव कंट्रोल्स। प्रिवेंटिव कंट्रोल क्या है? भाई मसला होने से पहले ही रोक दे, मसला होने से पहले ही रोक दे, चोरी होने से पहले रोक दे। सिक्योरिटी गार्ड बिठाया हुआ है, सिक्योरिटी गार्ड बिठाया हुआ है। डिटेक्टेड कंट्रोल्स, भाई कोई मसला हो गया अब आ जाओ। फर्ज करो भाई प्रिवेंटिव कंट्रोल फेल हो गया, सिक्योरिटी गार्ड फेल हो गया, गोली मार दी, कुछ भी हो गया, अगवा कर लिया और डाकू बैंक के अंदर घुस गए। अब सर जो बैंक के अंदर कैमरे लगे हुए ना, जो बैंक के अंदर कैमरे लगे हुए वो हेड ऑफिस के अंदर बैठ के भी लोग मॉनिटर कर रहे हैं। जैसी कैमरे को देखा, जैसी कैमरे को देखा तो ऐसा लगा कि बैंक लुट रहा है। ये क्या था? डिटेक्टिव कंट्रोल। कोई काम हो रहा है, कोई कार्रवाई हो रही है, आपने उन कंट्रोल से उसको क्या किया? डिटेक्ट किया। करेक्टिव कंट्रोल्स, फौरन से पुलिस को कॉल लगाई, फौरन से पुलिस को कॉल लगाई, बैंक के मेन दरवाजे बंद कर दिए जो कि खुलते हैं किसी पासवर्ड से, और पासवर्ड डाकुओं को नहीं पता। ये क्या था भाई? करेक्टिव कंट्रोल्स। करेक्टिव कंट्रोल सर ये भी हो सकता है कि जो सिक्योरिटी गार्ड है उसको मार दिया, कुछ भी हो गया, या उसको बेहोश कर दिया, आपने एडिशनल सिक्योरिटी गार्ड भी लगा दिया कि भाई 1 को कर लेगा, 2 को तो नहीं करेगा, 3 को तो नहीं करेगा, 4 को तो नहीं करेगा। आपने सिक्योरिटी बैंक की बढ़ा दी। ये क्या था भाई? कार्रवाई होने के बाद अगर आप इंटरनल कंट्रोल्स को इन्हांस करो तो क्या कहलाते हैं? करेक्टिव इंटरनल कंट्रोल्स। क्या तक बात समझ में आ रही है? सवाल है? सवाल है बेटा? नहीं? चलें आगे बढ़ते हैं। भाई कंट्रोल की ना साइकिल होती है।
साइकिल क्या होती है? सबसे पहले आप रिस्क को आइडेंटिफाई करते हैं कि व्हाट कुड गो रॉन्ग। रिस्क क्या है? व्हाट इज रिस्क? व्हाट कुड गो रॉन्ग? सर क्या गलत हो सकता है? व्हाट कुड गो रॉन्ग? जो रिस्क आप आइडेंटिफाई करोगे, जो रिस्क आप आइडेंटिफाई करोगे, सर उस रिस्क को आपने असेस करना है। असेस करना है कि मेरे लिए क्या वो रिस्क सिग्निफिकेंट है या नॉन सिग्निफिकेंट है। क्या मेरे लिए वो रिस्क सिग्निफिकेंट है, क्या उससे मुझे ज्यादा खतरा है, या नॉन सिग्निफिकेंट है। ठीक है। अब सर बेस्ड ऑन योर असेसमेंट ऑफ रिस्क, बेस्ड ऑन असेसमेंट ऑफ योर रिस्क, कंट्रोल रिस्क निकालते हो कि भाई अब किन चीजों पे ज्यादा रिस्क आ रहा है। उसके बाद आप क्या करते हो? इंटरनल कंट्रोल्स को इंप्लीमेंट करते हो। इंटरनल कंट्रोल्स को इंप्लीमेंट करते हो या एग्जिस्टिंग कंट्रोल्स को क्या करते हो? रिव्यू करते हो। यहां तक बात क्लियर है? तो ये कंट्रोल की साइकिल है। सबसे पहले आपने रिस्क को आइडेंटिफाई करना, उसको असेस करना, उसके अंदर से कंट्रोल रिस्क देखना और फिर उसको रिव्यू करना। आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल ऑफ कंट्रोल रिस्क, एब्सेंस ऑफ एथिकल कोड। सर कोड ऑफ कंडक्ट है, जिस तरह आईकैप का कोड ऑफ एथिक्स है। आईकैप का कोड ऑफ एथिक्स है। आईकैप आपको बता दे भाई 5 फंडामेंटल प्रिंसिपल हैं एथिक्स के, इंडिपेंडेंस, ऑब्जेक्टिविटी, प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस एंड ड्यू केयर, ये सब चीजें हैं। तो 5 फंडामेंटल प्रिंसिपल्स हैं एथिक्स के। ये क्या बता, कौन बताता है आपको? आईकैप बताता है। इसी तरह कंपनी के अंदर भी अपने कोड ऑफ कंडक्ट होते हैं, अपने एथिकल कोड्स होते हैं। लेकिन अगर किसी कंपनी के अंदर ये एथिकल कोड शामिल नहीं है, ये एथिकल कंडक्ट का डॉक्यूमेंट नहीं है, तो एम्प्लॉयज़ को पता नहीं होगा भाई एथिक्स क्या है। ये एक निशानी है कंट्रोल लैब्स की। लैक ऑफ एक्टिव पार्टिसिपेशन बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। सर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कंपनी के अंदर पार्टिसिपेट करते ही नहीं है, मीटिंग ही नहीं करते, उनको पता ही नहीं कंपनी के अंदर क्या चला है। और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स तो शेयर होल्डर के क्या है? बोलो भाई जबरदस्त एजेंट है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कौन है? कंपनी के एजेंट हैं, शेयर होल्डर्स के एजेंट हैं। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के ऊपर पूरी जिम्मेदारी है कि वो कंपनी को सही तरीके से चलाएं। लेकिन जब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ही एक्टिवली पार्टिसिपेट ना करें, फिर सर मसला है। लैक ऑफ इंटरेस्ट बाय मैनेजमेंट इन फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। सर मैनेजमेंट ने सीएफओ को रखा बीकॉम पास और फाइनेंस के अंदर कोई भी टीम नहीं रखी, और जो सीएफओ रखा है उससे भी वो एडमिनिस्ट्रेटिव नेचर के काम करवा रहे हैं, या वो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स को इतना सीरियस नहीं लेते। तो सर ये क्या बढ़ा देगा? ओवरऑल मेरे रिस्क ऑफ मटेरियल स्टेटमेंट को बढ़ा देगा। इनएडिक्वेट सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटी। सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटी 1 से पहले 2, 2 से पहले 3, 3 से पहले 4, 4 से पहले 5। ठीक है। तो सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटी समझ में आ रहा है ना? सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज, हाँ वो यार वो कैश कलेक्ट कर रहा था, चोरी हो सकता है, एक और बंदा बैठा दिया रिव्यू पे, एक और बंदा बैठा दिया कि भाई ये देख लो मैं कैश कलेक्ट कर रहा है और दूसरा बंदा डोनेशन दे रहा है, दोनों आपस में मिल गए, कल्यूजन सही है, फ्रॉड के चांसेस बढ़ गए। तीसरा बंदा बैठा दिया कि भाई ये बंदा पैसे ले रहा है और ये वाला बंदा पैसे दे रहा है। ठीक है, एक बंदा पैसे ले रहा है, दूसरा बंदा पैसे ले रहा है, तीसरा बंदा बैठा है रिकॉर्ड करने के लिए कि भाई ये कितने पैसे ले रहा है और ये कितने पैसे दे रहा है, ताकि ये दोनों आपस में मिलकर फ्रॉड ना कर सकें। पता चला भाई टिक्के की ऑफर कर दी और तीसरा बंदा भी फिसल गया। वैसे वो सख्त था लेकिन यहाँ पे वो फिसल गया, तो तीनों ने आपस में कलूड कर लिया। सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज, तो जितनी सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज होगी उतने रिस्क के चांसेस, फ्रॉड के चांसेस, एरर के चांसेस कम होंगे। ठीक है। इनइफेक्टिव एचआर पॉलिसीज। इनइफेक्टिव एचआर पॉलिसी, एम्प्लॉइज लेट आ रहे हैं, जल्दी जा रहे हैं, भाई कोई छुट्टी कर रहा है पता ही नहीं है क्या चल रहा है। सैलरी कंप्यूटेशन के अंदर मसले हो रहे हैं। जब सैलरी कंप्यूटेशन के अंदर अगर मसले होंगे, ठीक है, एक मैं भाई वीडियो के अंदर काम करता हूँ, अब वहाँ का जो एचआर है वो सही से सैलरी कैलकुलेट नहीं कर रहा है, तो रिस्क क्या होगा? रिस्क क्या होगा? ज़बरदस्त सर, पेरोल का अमाउंट जो है वो गलत हो सकता है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में आता है ना सैलरीज एंड अदर बेनिफिट्स, सर वो वाला अमाउंट गलत हो सकता है। ठीक है, मैं कंपनी के ऊपर केस कर सकता हूँ कि भाई जो मेरा ड्यू कंपनसेशन बनता था वो ड्यू कंपनसेशन आपने नहीं दिया है। लैक ऑफ बजटरी कंट्रोल्स, सर कंपनी के बजट्स होते हैं, कंपनी के टारगेट्स होते हैं। लैक ऑफ बजट कि भाई सेल्स टारगेट मैंने सेट कर दिया, इस साल आपने 100 मिलियन की सेल्स अचीव करनी है। सर वो सेल्स करने के लिए मैंने कुछ एफर्ट्स मारनी होगी, वो एफर्ट्स मुझे
डॉक्यूमेंटेड करनी होगी, कुछ कंट्रोल्स लगाने होंगे, उस सेल्स को मैं किस तरीके से अचीव करूंगा, एक्सपेंसेस को मैं किस तरीके से मीट करूंगा, मैंने कोई सांगड़ के अंदर प्रोजेक्ट बनाना है, कोई प्लांट लगाना है, सर मैं किस तरीके से मीट करूंगा, ठीक है। अच्छा जी, लैक ऑफ इंटरनल ऑडिट फंक्शन। इंटरनल ऑडिटर कौन है भाई? हम तो एक्सटर्नल ऑडिटर है ना, कि बाहर से आ रहा है और ऑडिट कर रहा है। इंटरनल ऑडिटर कौन है? हु इज द इंटरनल ऑडिटर? सर इंटरनल ऑडिटर वो है जो कंपनी का अपना खुद का एम्प्लॉय है। उसको किसने अपॉइंट किया है? सर बोर्ड ने, ऑडिट कमेटी ने अपॉइंट किया है, जो डायरेक्टली रिपोर्ट करेगा चेयरमैन ऑफ द ऑडिट कमेटी को या बोर्ड को, अगर ऑडिट कमेटी कहीं पे नहीं है, सही है, और उनको बताएगा कि कंपनी में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा, क्या सही चल रहा है, क्या गलत चल रहा है, लेकिन एट द एंड वो कंपनी का एम्प्लॉय है, लेकिन है वो भी ऑडिटर, है वो भी ऑडिटर। लेकिन अगर किसी कंपनी के अंदर इंटरनल ऑडिट फंक्शन ही नहीं है, या इंटरनल ऑडिट फंक्शन एडिक्वेटली ऑपरेट नहीं कर रहा, मतलब इंटरनल ऑडिटर ही ऑपरेशंस के अंदर इन्वॉल्व है, तो वहां पर रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट के चांसेस और ज़्यादा बढ़ जाते हैं। इनएडिक्वेट अकाउंटिंग सिस्टम। सर अकाउंटिंग सिस्टम है ही नहीं, एक्सेल में रिकॉर्ड करते हैं। अब एक्सेल के अंदर जब रिकॉर्ड करते हैं तो मैनुअल इंटरवेंशन का बहुत ज़्यादा खतरा रहता है, प्रॉपर बैकअप ना हो सकता है, तो वहाँ पर मिसस्टेटमेंट के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो कंपनीज क्या कहते हैं भाई, क्विक बुक्स लगाती हैं, सैप लगाते हैं, ERPs लगाते हैं, बड़े सोल्यूशंस लगाते हैं। क्लियर है भाई? कोई सवाल है? बढ़े आगे? हाँ भाई ऑनलाइन वालों आगे बढ़े। अच्छा जी, जरा इसको रीड कर लेते हैं। इनहेरेंट रिस्क एंड कंट्रोल रिस्क आर रिलेटेड टू कंपनी। जो इनहेरेंट रिस्क है और कंट्रोल रिस्क है, किससे रिलेट करता है भाई? वो कंपनी से रिलेट करता है, इसके इन्वायरमेंट से रिलेट करता है, इसके इंटरनल कंट्रोल से रिलेट करता है। बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। ऑडिटर ओन कंट्रोल्स को असेस करता है और एविडेंस लेता है। द ऑडिटर असेसेस इनहेरेंट रिस्क यूजिंग इंफॉर्मेशन ऑब्टेन्ड from performing risk assessment procedures and considering the characteristics of the accounts and disclosures in the financial statements. The auditor assesses control risk using evidence obtained from test of controls. Auditor plans to rely on controls to assess control risk at less than maximum and from other sources. अच्छा, ये वही डेफिनेशन है जो हमने लास्ट क्लास में डिस्कस की कि ऑडिटर इंटरनल कंट्रोल्स की अंडरस्टैंडिंग लेता क्यों है। अब इसके लिए हमें सबसे पहले समझना पड़ेगा रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट। हम मटेरियल समझ चुके हैं, हम मिसस्टेटमेंट समझ चुके हैं। रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का ये रिस्क होना कि वो IFRS के हिसाब से ना बने, ये क्या है? रिस्क ऑफ मटेरियल मिस। हो सकता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स IFRS के हिसाब से ना बने हो। इसके अंदर क्या शामिल होता है? इनहेरेंट रिस्क। सर इनहेरेंट रिस्क तो इनबिल्ड है, इनहेरेंट रिस्क तो हमेशा से था, हमेशा रहेगा, इसका कोई तोड़ नहीं। इनहेरेंट रिस्क को आप कभी भी एलिमिनेट नहीं कर सकते। बात समझ में आ रही है? इनहेरेंट रिस्क जो था, इनहेरेंट रिस्क हमेशा तक रहेगा, वही रहेगा। सर आप इनहेरेंट रिस्क के इफेक्ट को कम कर सकते हो, इनहेरेंट रिस्क के इफेक्ट को कम कर सकते हो। क्या कर सकते हो भाई? कंट्रोल रिस्क लगा के, कंट्रोल्स लगा के, इंटरनल कंट्रोल्स लगा के। सर इनहेरेंट रिस्क तो कैन नेवर बी जीरो बिकॉज ऑफ इनहेरेंट लिमिटेशंस ऑफ एन ऑडिट। बिकॉज ऑफ इनहेरेंट लिमिटेशंस। और इनहेरेंट रिस्क और कंट्रोल रिस्क मींस रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट किससे रिलेटेड है भाई? मैनेजमेंट से रिलेटेड है। मतलब इनहेरेंट रिस्क भी मैनेजमेंट का लगाया हुआ, कंट्रोल भी मैनेजमेंट के लगाए हुए। सर जितने माठे कंट्रोल होंगे, जितने माठे कंट्रोल होंगे, उतना ही मेरा कंट्रोल रिस्क बढ़ेगा। सर जितना ही मेरा कंट्रोल रिस्क बढ़ेगा, उतना ही मेरा रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट बढ़ेगा, उतना ही रिस्क ऑफ फेलियर भी बढ़ेगा। सर जितना ज्यादा रिस्क ऑफ फेलियर बढ़ेगा, मुझे उतने ही ज्यादा पढ़ने की जरूरत होगी, उतने ही अच्छे कंट्रोल्स लगाने की जरूरत होगी। इसका मतलब सर अगर मेरे कंट्रोल्स माटे हुए, अगर रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट ज्यादा हुआ, तो फिर ऑडिटर का रिस्क है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स भी मटेरियली मिसस्टेटेड होंगे। इसका रिस्क बढ़ जाता है ना। ऑडिटर क्या करेगा भाई? ऑडिटर को ज्यादा से ज्यादा ऑडिट एविडेंस लेना है। यहाँ पर ऑडिटर को ज्यादा से ज्यादा प्रोसीजर्स परफॉर्म करने पड़ेंगे ताकि वो ओवरऑल रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट को कम से कम कर सके। आइए सर देखते हैं डिटेक्शन रिस्क। अब डिटेक्शन रिस्क क्या है?
इन ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट डिटेक्शन रिस्क इज द रिस्क दैट प्रोसीजर्स परफॉर्म्ड बाय द ऑडिटर विल नॉट बी एबल टू डिटेक्ट a misstatement that exists that could be material either individually or when aggregated with other misstatement. सर डिटेक्शन रिस्क क्या है? सर डिटेक्शन रिस्क ये है कि ऑडिटर ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म करने के बाद भी उन मिसस्टेटमेंट्स को डिटेक्ट ना कर सके, ठीक है? तो क्या है भाई ये डिटेक्शन रिस्क? डिटेक्शन रिस्क इज अफेक्टेड बाय वन इफेक्टिवनेस ऑफ सब्सटैंटिव प्रोसीजर। सर जितने अच्छे मेरे सब्सटैंटिव प्रोसीजर्स होंगे उतना ही कम मेरा डिटेक्शन रिस्क होगा। सर जितने अच्छे मैं प्रोसीजर्स को अप्लाई कर सकूंगा, सर यहाँ पे क्या बात कर रहा है? सर डिज़ाइन की बात कर रहा है और यहाँ पर एप्लीकेशन की बात कर रहा है। अब एग्जाम्पल देता हूँ, पाकिस्तान का कानून सर बड़ा ज़बरदस्त है, इफेक्टिव है, अच्छा डिज़ाइन हुआ भाई, क्या इफेक्टिव है? नहीं। क्यों? सही से अप्लाई नहीं हो रहा। सर जब पाकिस्तान का कानून प्रॉपर्ली अप्लाई नहीं होगा तो इसका मतलब कानून जितना ही अच्छा हो अगर अप्लाई ना हो तो उसकी इफेक्टिवनेस नहीं होती। तो यहाँ पर चोरी चकारी के रिस्क ज़्यादा हैं, यहाँ पे करप्शन के रिस्क ज़्यादा हैं, यहाँ बदअनवानियों के रिस्क ज़्यादा हैं। तो क्या होगा भाई, हमें इन सारे रिस्क को कम करने के लिए, हमें सारे इंसिडेंट्स को कम करने के लिए क्या करना पड़ेगा? कानून की बालादस्ती को इंश्योर करना पड़ेगा। इसका मतलब ऑडिटर के लिए क्या है कि भाई अगर आप रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट को कम से कम रखना चाहते हो, रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट को कम करना चाहते हो और ऑडिट रिस्क को कम करना चाहते हो, तो आप क्या करोगे? अच्छे ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म करोगे जो कि रिस्पॉन्स होगा उन रिस्क का जो आप देखते हो कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट इस वजह से मिसस्टेटेड हो सकते हैं। सर ऑडिटर का अगर कोई सवाल करे कि रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट से क्या नाता है, क्या करेगा ऑडिटर रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट को? सर करेगा कुछ भी नहीं। क्यों? सर रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट को ऑडिटर सिर्फ असेस करेगा, ऑडिटर सिर्फ देखेगा कि कंपनी कितने पानी में है, कंपनी के कंट्रोल्स कितने फारिग हैं, कंपनी के कंट्रोल्स कितने अच्छे हैं, ऑडिटर ये देखेगा। सर रिस्क असेसमेंट करने के बाद ऑडिटर क्या करेगा? सर रिस्क असेसमेंट करने के बाद ऑडिटर ये डिसाइड करेगा कि कितने प्रोसीजर्स करने चाहिए, कौन से सैंपल सिलेक्ट करने चाहिए। ऑडिटर रिस्क असेस करता है ताकि वो अपना रिस्पॉन्स तैयार कर सके। अगर मैं अभी कहूँ कि आपका रिस्क ऑफ फेलियर बहुत ज़्यादा है, बच्चे टाइमली क्लास अटेंड नहीं करते, रिस्क ऑफ फेलियर बढ़ गया, तो जितना रिस्क ऑफ फेलियर बढ़ेगा इसका मतलब आपको उतनी मेहनत करने की ज़रूरत है। अगर मैं कहूँ रिस्क ऑफ फेलियर कम है तो मेहनत कम करने की ज़रूरत है। सही है? बात समझ में आ रही है? आओ आगे बढ़ते हैं। Relationship between risk of material misstatement, detection risk and audit risk. The auditor uses the assess risk of material misstatement to determine the appropriate level of detection risk for a financial statement suggestion. The higher the risk of material misstatement, the lower the level of detection risk needs to be reduced to reduce audit risk to an acceptably low level. इसका मतलब सर, इसका मतलब audit risk is equal to रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट इनटू डिटेक्शन रिस्क। सर रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट में शामिल है इनहेरेंट रिस्क और कंट्रोल रिस्क। ऑडिटर इस रिस्क को क्या करता है? सिर्फ असेस करता है और अपना रिस्पॉन्स बनाता है। सर जितने ज़्यादा मेरा रिस्क होगा, जितना ज़्यादा मेरा रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट होगा, ओवरऑल मेरा ऑडिट रिस्क भी उसी प्रोपोर्शन से बढ़ जाएगा। और बढ़े हुए रिस्क ऑफ मिसस्टेटमेंट को कम करने के लिए, बढ़े हुए ऑडिट रिस्क को कम करने के लिए मुझे ज़्यादा से ज़्यादा प्रोसीजर करने पड़ेंगे। इसका मतलब मुझे ज़्यादा से ज़्यादा अपने डिटेक्शन रिस्क को कम से कम रखना होगा। यहाँ तक बात समझ में आ रही है? और सर कम कैसे करूँगा मैं? सर ऑडिट प्रोसीजर डिज़ाइन करके। फर्ज करो मेरा कंप्लीटनेस का रिस्क है, पीपीई की कंप्लीटनेस का रिस्क है, प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट की कंप्लीटनेस का रिस्क है, तो मैं उसकी कंप्लीटनेस पे प्रोसीजर परफॉर्म करूँगा। एग्जिस्टेंस का रिस्क है तो मैं एग्जिस्टेंस के अगेंस्ट प्रोसीजर परफॉर्म करूंगा। वैल्यूएशन का इशू है तो मैं वैल्यूएशन पे प्रोसीजर्स परफॉर्म करूंगा। बात समझ में आ रही है? द ऑडिटर रिड्यूसेस द लेवल ऑफ डिटेक्शन रिस्क थ्रू द नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स परफॉर्म। एज द अप्रोप्रिएट लेवल ऑफ डिटेक्शन रिस्क डिक्रीजेस, द एविडेंस फ्रॉम सब्सटेंटिव प्रोसीजर दैट द ऑडिटर ऑब्टेन्स शुड इंक्रीज। सिंपल सी बात है कि भाई जितना ज़्यादा मेरा रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट होगा,
इसका मतलब मेरा ऑडिट रिस्क भी उसी प्रोपोर्शन से बढ़ रहा है। सर जितना ज़्यादा मेरा ऑडिट रिस्क बढ़ रहा है, मुझे अपने डिटेक्शन रिस्क को उतना ही कम रखना होगा। बात क्लियर है? ताकि मेरा ओवरऑल जो ऑडिट रिस्क है ना, ऑडिट रिस्क क्या है? रिस्क ऑफ एक्सप्रेसिंग एन इनकरेक्ट ओपिनियन ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ये ओवरऑल रिस्क मेरा कम हो सके। बात समझ में आ रही है? सर डिटेक्शन रिस्क किस वजह से आ सकता है? सैम्पलिंग रिस्क। भाई मैंने सैंपल गलत सेलेक्ट कर लिया। सर एक जीएल के अंदर 100 नंबर ऑफ आइटम की पॉपुलेशन है, 100 आइटम है, मैंने 10 सिलेक्ट कर लिए और मैंने बोला पूरे के पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट या पूरी की पूरी सेल्स आईएफआरएस के हिसाब से रिकॉर्ड हुई है। सर अगर मैं इसके अंदर 5 और सैंपल सेलेक्ट करता, 5 और सैंपल सेलेक्ट करता, या 10 जो मैंने सेलेक्ट किए ये ना करता, 10 कोई और से करता, तो हो सकता है मेरा कंक्लूजन डिफरेंट होता। मैं भी कह रहा हूं ये 10 करके सैंपल करके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मटीरियल मिसस्टेटेड नहीं है। हो सकता है अगर मैं ये वाले 10 सैंपल उठाता तो मैं कहता कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट मटीरियल मिसस्टेटेड है। ये क्या कहलाता है? सैम्पलिंग रिस्क, के रिस्क ऑफ सिलेक्टिंग इनकरेक्ट सैंपल्स। बात क्लियर है? सर ये ऐसा ही है कि एक मीडिया चैनल गया, उसने जो है ना वो पंजाब में जाके पूछा कि भाई मुस्लिम लीग अच्छी है या एमकेएम अच्छी है या जमात इस्लामी अच्छी है। सही है? तो भाई जो पंजाब के लोग हैं उन्होंने तो मुस्लिम लीग को देखा है, पीटीआई को देखा है, या नून को देखा है, काफ को देखा है, तो वो उसी की बात करेंगे। अब पंजाब से जो ये मीडिया चैनल ने इंटरव्यू लिया, ये पूरे पाकिस्तान पे पॉपुलेट कर दिया कि पूरा पाकिस्तान जो है ना फलानी पार्टी को पसंद करता है। अब कराची में आ जाओ तो कराची में उन पार्टीज़ की प्रेजेंस इतनी नहीं है जितनी पंजाब साइड पर है। कराची में कोई और पार्टीज़ हैं, वो पॉपुलर हैं कि नहीं वो अलग बात है, कराची में कोई और पार्टीज़ हैं। तो अगर कराची वालों से सवाल होता, अगर सिंध वालों से सवाल होता, या बलूचिस्तान वालों से सवाल होता, ठीक है, या गिलगित वालों से सवाल होता, तो भाई उसका जवाब डिफरेंट हो सकता था, उसकी ओपिनियन डिफरेंट हो सकती है। हाँ, अच्छा तरीका क्या हो सकता है कि आप नंबर ऑफ सैंपल अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन आप सिलेक्ट करो और उसका जो रिजल्ट है पूरी पॉपुलेशन पर प्रोजेक्ट कर दो। इसकी सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल क्या है? इलेक्शंस। इलेक्शंस होते हैं भाई, तमाम मुल्कों के अंदर इलेक्शंस होते हैं, और उसका क्या होता है, जो मेजॉरिटी विन करता है वो असेंबली में जाके बैठता है। इसका मतलब जो मेजॉरिटी है वो रिप्रेजेंट कर रहा होता है कि मैं पूरे पाकिस्तान की क्या हूँ? सिलेक्शन। मैं पाकिस्तान की क्या हूँ? मुंतखब करदा जमात हूँ। ठीक है? लैक ऑफ कॉम्पिटेंस एंड कैपेबिलिटी ऑफ असाइंड स्टाफ। भाई जो स्टाफ है वो प्रॉपर्ली ट्रेंड नहीं है, जो असाइंड स्टाफ है ऑडिट के लिए वो प्रॉपर्ली ट्रेंड नहीं है। मतलब इंश्योरेंस कंपनी का ऑडिट आया, आपने एनपीओ एनजीओ के बच्चे उठा के उधर भेज दिए। अब इंश्योरेंस में क्या चल रहा है बच्चों को पता ही नहीं है, इंश्योरेंस का ऑडिट किस तरह करना है, बैंक का ऑडिट किस तरह करना है, बच्चों को पता ही नहीं है। तो यहाँ पर ओवरऑल ऑडिट रिस्क मेरा और ज़्यादा बढ़ जाएगा, क्योंकि मैं अपने डिटेक्शन रिस्क को कभी भी कम नहीं कर सकूंगा। अगला जो इनअप्रोप्रिएट ऑडिट प्रोसीजर। सर मेरा रिस्क है एग्जिस्टेंस का, मैं काम कर रहा हूँ वैल्यूएशन पे। इनअप्रोप्रिएट ऑडिट प्रोसीजर, यार जो अजर्शन अफेक्ट हो रही है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की, उन अजर्शंस के अगेंस्ट तो मैं प्रोसीजर कर ही नहीं रहा, मैं तो किसी और अजर्शन को एड्रेस कर रहा हूँ। मिस इंटरप्रिटेशन ऑफ फैक्ट, इनएडिक्वेट डायरेक्शन, सुपरविजन एंड रिव्यू ऑफ वर्क परफॉर्म बाय द ऑडिट टीम। मैं प्रॉपर्ली रिव्यू नहीं कर रहा, मैं प्रॉपर्ली सुपरवाइज काम को नहीं कर रहा ऑडिट टीम के। तो सर जब ऑडिट टीम इतनी एक्सपीरियंस नहीं होती जितना पार्टनर या डायरेक्टर होता है, मैनेजर होता है, तो अगर एक मैनेजर अपनी ऑडिट टीम के काम को सुपरवाइज नहीं करेगा, टाइमली रिव्यू नहीं करेगा, तो ऑडिट टीम के पास वो एक्सपर्टीज डेवलप नहीं होंगी, वो एक्सपीरियंस डेवलप नहीं होगा, वो सीख नहीं पाएंगे। जब वो सीख नहीं पाएंगे, अपनी नॉलेज को इंटरप्रेट हो सकता है सही से ना कर पाएं और फाइनेंशियल स्टेटमेंट मटीरियली मिसस्टेटेड रह जाए। ओवर रिलायंस ऑन मैनेजमेंट प्रोवाइडेड इंफॉर्मेशन विदाउट टेस्टिंग ऑफ इंटरनल कंट्रोल्स। सर मैनेजमेंट ने फिक्स एसेट रजिस्टर दिया, ऑडिटर ने बोला कि ठीक है फिक्स एसेट रजिस्टर मैनेजमेंट ने दिया, सही होगा, उसके ऊपर सैंपल निकाल के काम करना शुरू। भाई इंटरनल कंट्रोल्स इंप्लीमेंट नहीं हो सकता है उस फिक्स एसेट रजिस्टर के अंदर कंट्रोल डेफिशिएंसीज हो। कौन सा एसेट किसके पास पड़ा हुआ है, भाई एडिशन फिक्स एसेट रजिस्टर के अंदर कोई एसेट ऐड हो रहा है उसका क्या प्रोसीजर है, कोई डिस्पोज हो रहा है उसका क्या प्रोसीजर है, रीवैल्यूएशन की एडजस्टमेंट डाले उसका क्या प्रोसीजर है। सर आपको पता ही नहीं है, आपको पता ही नहीं। तो मैनेजमेंट जो इन्फॉर्मेशन दे रही है ऑडिटर को, उसके ऊपर भी कंट्रोल्स टेस्ट करना लाजमी है। सब बात समझ में आ रही है? जी भाई समझ में आ रही है? ऑडिट रिस्क मॉडल को देखते हैं, यही हमने पढ़ा। इन वेरिफिकेशन ऑफ पीपीई असाइनमेंट
ऑफ इनहेरेंट रिस्क, असेसमेंट ऑफ इनहेरेंट रिस्क असेस किया है 80 पे, जो कि एक हाई है. द कंट्रोल्स ओवर फेयर वैल्यूएशन आर इनएडिक्वेट रिजल्टिंग इन हाई कंट्रोल रिस्क 70%. द डिटेक्शन रिस्क इज एस्टिमेटेड एट 20%. द ऑडिट रिस्क विल बी एज फॉलो. अब ऑडिट रिस्क क्या होगा भाई, ये सारी परसेंटेज जो है ना ये एस्टिमेट की गई है, ठीक है. अच्छा जी, इनहेरेंट रिस्क इंटू कंट्रोल रिस्क इंटू डिटेक्शन, जब इन सारी परसेंटेजेस को आपस में मल्टीप्लाई किया तो रिस्पॉन्स आया 11. अब ऑडिटर ने कहा कि भाई ये जो ऑडिट रिस्क है 11%, इसका मतलब ऑडिटर इस रिस्क को एक्सेप्ट कर रहा है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट 11% मिसस्टेटेड हो. ऑडिट रिस्क, ठीक है. ऑडिटर कह रहा है कि भाई ये 11% का रिस्क भी मेरे लिए बहुत ज़्यादा है, मैं ऑडिट रिस्क को 2% पे लेकर आना चाहता हूँ. ऑडिट रिस्क को 2% पे लेकर आना चाहता हूँ. The only way to attain this objective is to make appropriate reduction in detection risk. क्यों भाई, इसको क्यों नहीं छोड़ सकता कि भाई ये तो अपने ऊपर खुद ही रहेगा ना, इसको मैं छेड़ सकता ही नहीं, मैं हाथ लगा ही नहीं सकता. ऑडिटर इसको क्यों नहीं छेड़ सकता? सर ऑडिटर इसको भी नहीं छेड़ सकता, इसको भी नहीं छेड़ सकता, इसको भी नहीं छेड़ सकता. क्यों? क्योंकि सर ये दोनों एलिमेंट कंपनी से रिलेटेड है. ऑडिटर के हाथ में क्या है? सर ऑडिटर के हाथ में सिर्फ डिटेक्शन रिस्क है. इसका मतलब अगर मैंने ऑडिट रिस्क को 11 के बजाय 2% पे लेकर आना है, मैं 80% नहीं छेड़ सकता, मैं 70% नहीं छेड़ सकता, तो मैं किसको छेड़ सकता हूँ? सर मैं डिटेक्शन रिस्क को छेड़ सकता हूँ. तो सर बताओ कि मैं डिटेक्शन रिस्क को कितना रखूँ इस इक्वेशन में कि मेरा ओवरऑल ऑडिट रिस्क 2% पे आ जाए. जल्दी से 2 मिनट लो, कैलकुलेटर लगाओ भाई, 2 मिनट लो, कैलकुलेटर लगाओ, कितना आएगा? ये एग्जाम्पल क्या डिमॉन्स्ट्रेट करी है? सर ये एग्जाम्पल ये डिमॉन्स्ट्रेट करी है कि ऑडिटर के हाथ में ना इनहेरेंट रिस्क है ना कंट्रोल रिस्क है. ऑडिटर के हाथ में क्या है? सिर्फ और सिर्फ डिटेक्शन रिस्क है. जी भाई, हाँ भाई, ऑनलाइन वालों क्या है ये परसेंटेज? ज़बरदस्त यार, हुज़ैफा ज़बरदस्त. हाँ भाई निकाली, आ जाओ. 4% भाई, ऑडिट रिस्क रखा 2%, इनहेरेंट रिस्क मल्टीप्लाई बाय डिटेक्शन रिस्क 70% कर दिया, इसको डिवाइड किया 2% से, रिस्पॉन्स आया 4%. अगर मुझे डिटेक्शन रिस्क इस सवाल के अंदर रखना है 2% का, तो ऑडिट रिस्क अगर रखना है 2% का, तो डिटेक्शन रिस्क मेरा 20% का नहीं होगा, मेरा रिस्क होगा 4% का. इसका मतलब डिटेक्शन रिस्क को अगर मैं कम ला रहा हूँ, कम करना है, तो मुझे ज़्यादा से ज़्यादा ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म करने होंगे. आ जाओ. मैटर्स फॉर इट इज़ नॉट प्रैक्टिकेबल टू एग्जैक्टली ट्रांसलेट द वेरियस परसेंटेजेस. हाउएवर द मॉडल प्रोवाइड्स अ यूजफुल गाइडेंस फॉर डिजाइनिंग द ऑडिट प्रोसीजर. ऑब्वियसली न्यूमेरिकल्स बताएं ताकि आप समझ सको. इसका मतलब ये नहीं कि भाई ये परसेंटेजेस टर्म में इसलिए से एग्री करते हैं. मकसद क्या था? सिर्फ मकसद ये था कि आप ये देख सको कि भाई मैं रिस्क और मटेरियल मिसस्टेटमेंट को तो छेड़ ही नहीं सकता, उसको मैं हमेशा क्या कर सकता हूँ? असेस कर सकता हूँ. मैं छेड़ किस चीज़ को सकता हूँ? मैं सिर्फ छेड़ सकता हूँ डिटेक्शन रिस्क को, जो मेरे हाथ में, वो भी किस तरीके से? ऑडिट प्रोसीजर ज़्यादा करके मैं डिटेक्शन रिस्क को कम से कम रख सकता हूँ. ये बात समझ में आ रही है? क्लियर है भाई? हाँ भाई, क्या कह रहे हो ज़ैफा? चलो जी, ज़बरदस्त. अच्छा जी, तो यहाँ पे हमारा जो है ना वो पहला टॉपिक जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स का है वो हमारा ख़त्म हो चुका है. नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह ताला हम कंपनी लॉ के जो प्रोविजंस हैं वो डिस्कस करेंगे, जो कि ऑर्डर की अपॉइंटमेंट रिमूवल से रिलेटेड है और आपके सिलेबस का पार्ट भी है. और उसके बाद फिर हम अपना पहला जो स्टैंडर्ड है आइज़ा 210 इंगेजमेंट लेटर, वो हम स्टार्ट करेंगे. ठीक है जी? कोई सवाल है किसी का? कोई सवाल है? चलें जी, क्लास को यहीं तक रखते हैं इंशाल्लाह. जितनी भी हमारी अभी क्लास हो चुकी हैं, ये हमारी चौथी क्लास है, अगली एक और क्लास होगी, उसके बाद डेमो क्लासेस बंद हो जाएंगी. तो जो भी क्लास लेना चाहे वो पोर्टल का एक्सेस ले और फिर जो है वो क्लासेस को ज्वाइन कर सकता है. ठीक है जी? तो अगर किसी को कोई सवाल हो तो ग्रुप पे पूछ लेना, मसला नहीं है. मिलते हैं अगली क्लास में, अपना ख्याल रखें. अल्लाह हाफ़िज़.